जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में यदि बच्चे हम बात करें इसके पहले हमने 10.1 समाप्त कर लिया है। कुछ बेसिक जानकारी है जिसमें हमने कल की क्लास में कवर किया था, तो आप जरूर देखिएगा, तब आप 10.2 को पढ़िएगा। यहाँ पर बच्चे हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं सदिशों का योगफल। अगर हमको 2 वेक्टर दिए गए हैं, 2 सदिश हैं, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे बच्चे? तो एक होता है सदिशों के योगफल में अगर बात करें हम त्रिभुज योगफल नियम। समझिएगा ध्यान से, अगर हमको 2 वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? त्रिभुज वाले नियम से। तो समझिएगा, मान लेते हैं एक वेक्टर हमारा ये है और ये वाला दूसरा वेक्टर हमारा ये है और तीसरा वेक्टर हमारा ये है। और अगर ये A है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और अगर इसको निकालना है, अगर मान लिया हमने इसका वेक्टर C निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। समझिएगा, ये तभी अप्लाई होगा जैसे ये वेक्टर इधर से जा रहा है, इसका जो टर्मिनेट पॉइंट है वहीं से अगला वेक्टर प्रारंभ होना चाहिए। ठीक, उसका जो टर्मिनेट पॉइंट है वहीं से अगला वेक्टर प्रारंभ होगा, तभी ये त्रिभुज का नियम लग पाएगा, अदरवाइज त्रिभुज का नियम नहीं लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? हमने पढ़ा था एक ऋणात्मक सदिश कर वाले क्लास में, उसकी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, चेंज वगैरह करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसका जो है कि वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश हो जाएगी। ठीक, और यहाँ समझिएगा, यानी इसका अगर ये वेक्टर जा रहा है, इसका टर्मिनेट पॉइंट है, यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, साथ ही ये इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक, यानी इसके इनिशियल पॉइंट से इसके टर्मिनेट पॉइंट पर तब जाकर ये सदिश का जो है कि सदिश त्रिभुज योगफल नियम अप्लाई होगा। यानी सदिशों को जोड़ने का एक नियम का है त्रिभुज योगफल नियम, हम लोग कहते हैं। ये हो गया हमारा। और समझिएगा, अगर हम बात करें बच्चे सदिशों के संबंध में, अगर 2 सदिश वेक्टर A और वेक्टर B हैं, तो ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। क्रम विनिमय नियम को वो क्या करते हैं? क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय नियम होता है, इसको हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर लिख सकते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर A, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्या करें? योगफल करना। हाँ, अरे वाह, त्रिभुज के योगफल नियम इसी से तो बता रहे हैं, इसलिए तो पहले ये बताया हमने कि योगफल का नियम ये है, उसी के संबंध में चल रहा है ना। सदिश का त्रिभुज योगफल नियम। तो इसको भी समझ वही लिख देते हैं। अगर 3 सदिश है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये तब अप्लाई होगा जब इस तरीके का हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता रहेगा, तब। यानी इसका ये वेक्टर जा रहा है तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, यहीं से अगला वेक्टर फिर से प्रारंभ होना चाहिए, और इसका इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर वेक्टर जाकर उस टर्मिनल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तब जाकर के ये त्रिभुज का नियम लगेगा। अगर 2 वेक्टर मान लेते हैं A और B है, तो वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। अगर मान लेते हैं 3 वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है, तो ये साहचर्य नियम को फॉलो करते हैं। साहचर्य नियम भी आप पढ़े हैं चैप्टर 1 में। साहचर्य नियम होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये रहेगा ब्रैकेट में, प्लस वेक्टर C बराबर होगा वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी। ये आपका साहचर्य नियम हो गया। यानी कि अगर हम बात करें सदिश के योगफल नियम में, तो वो क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों ही नियमों को वो क्या करता है, फॉलो करता है। योगफल के नियम को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक, अब आगे समझिएगा, कुछ बातें और हैं जिन्हें हम बता देते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर कोई एक सदिश है, हम उसमें किसी अदिश से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक, इसमें हम लेमडा से गुणा कर दें, तो यहां समझिएगा अगर हम बात करें तो ये लेमडा हमारा का है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश है। अदिश से घटक कहा जाएगा इसको। घटक देखो, घटक भी पूछ लेगा। अगर पूछे जैसे तो बताओ, कहेगा ऐसे देख करके पूछेगा, कहेगा बताओ कि अदिश घटक का है। अदिश घटक हमारा क्या हो गया, लेमडा। अदिश घटक का हो गया बराबर लेमडा हो गया। और कहेगा सदिश घटक बताओ, तो सदिश घटक क्या होगा, क्या सदिश घटक बताओ क्या होगा। फिजिक्स पढ़े होगे, तो पढ़े हो फिजिक्स में? नहीं, पूरा होता है लेमडा वेक्टर ए, ये पूरा सदिश घटक है, ये जानते रहना। यानी जो स्केलर क्वांटिटी की बात करेगा तो स्केलर, अगर सदिश की बात करेगा तो पूरा ये जो है वो सदिश घटक के अंतर्गत ही आएगा। और कल की क्लास में एक बात तो आपको और बताया था, यूनिट वेक्टर, अगर आपको याद होगा तब। यूनिट वेक्टर को पहले आप बताएं किससे शो करते हैं हम, वेक्टर ए से, एक एफ से। यहां समझिए, यूनिट वेक्टर को एक एफ से शो करते हैं। और ये भी बता दीजिए कि एक एफ, शायद हमने बताया भी था, एक एफ बराबर क्या होता है, नहीं लगता है कि बताए हम नहीं थे, आप भूल गए हैं। यहां समझिए, होता है वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो समझिएगा ध्यान से, यूनिट वेक्टर जब भी आपको कहेगा मात्रक सदिश, तो तुरंत अपने दिमाग में इस बात को घुमा दीजिएगा, मात्रक सदिश मतलब वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए। और जानिए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत यूज होगा इसका। यूनिट वेक्टर का मापांक कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना, 1। और मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है एक बराबर वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। ठीक, ये आप एक फार्मूला और ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर। और घटक वाला हमने आपको बता ही दिया, यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप थोड़ा सा, ताकि आपको ये हम समझा सकें। मिटा देते हैं। उसके बाद ये समझिएगा बच्चे ध्यान से कि अगर अदिश का गुणन एक अदिश से, यानी कि यहां लिख देते हैं, अदिश से सदिश का गुणन, ठीक है, एक अदिश से सदिश का गुणन करेंगे तो हम लिख सकते हैं लेमडा वेक्टर ए। मान लेते हमारे पास एक वेक्टर ए था, हमने लेमडा से गुणा कर दिया। ठीक, ए बच्चे, अदिश घटक अगर इसमें पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, अदिश घटक आपका हो गया लेमडा, और सदिश घटक लेमडा वेक्टर ए। और समझिएगा यूनिट वेक्टर इसी से हम निकालते हैं, गुणा करते हैं। तो अगर बात करें हम यूनिट वेक्टर हमारा बनता है एक बराबर वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड वेक्टर ए या मापांक वेक्टर ए। और इसका मापांक कितना होता है यूनिट वेक्टर का, 1। अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो उसका मापांक 1 होता है, हम जानते हैं। ठीक, अगर निकालेंगे तो उसका क्यू आएगा। ठीक, अब आगे समझिएगा ध्यान से, ये कंपोनेंट हमने आपको बता ही दिया। देखो जैसे यहाँ भी बता देते हैं और होकर, जैसे देखो बच्चे, अगर कोई वेक्टर हमको ऐसे दे दिया गया है, बच्चे बात ना करो, वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो अगर पूछे इसमें आप बताइए कि अदिश घटक क्या है, एक्स वाई, और सदिश घटक
एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ऐसे भी पूछ लेगा, ये हमने आपको तो पहले ही बताया, ठीक। ये हमने वेक्टर के फॉर्म बता दिया, तो वहाँ कैप के फॉर्म बताया, तो घबराइएगा मत उससे। और देखो दो सदिशों का योग, ठीक है बच्चे, दो सदिशों का योग कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, सुनो ध्यान से, वेक्टर ए है, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लेते हैं एक वेक्टर बी हमारे पास है, वेक्टर बी बराबर है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, या चलो तुम्हारी बात है माइनस से 4k कैप। तो समझिएगा ध्यान से, इसको हमको जोड़ना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हालांकि ये जो रूल दिया है वो फिजिक्स वालों के लिए दिया है, तुम लोग मैथ वाले हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, देखो बता देते हैं कैसे तुम्हारी किताब में जोड़ रहा है, बाकी तुम लोग मौजबानी जोड़ सकते हो। इसको ऐसे जोड़ रहा है, देखो आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो ऐसे जोड़ा है 2 + 1 ब्रैकेट के बाहर आई, फिर इस तरीके से 3 + 3 ब्रैकेट के बाहर जे, तो हटाओ इसको, मैथ वाले हो ये तुम करना बहुत जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसको जोड़ो, ठीक। देखो यहाँ पर समझो, 2 1 3 आई प्लस 3 3 6 जे, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 0 के 0 माने छोड़ दो। ये बना हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, इस तरीके से हम दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, और इसी तरीके से दो वेक्टरों को घटाया भी जाता है। अब अगर ये घटाना पूछ लिया होता तो क्या कर देते, घटा देते, तो इसे समझा दे रहे हैं। अगर इसी में अगर तुमको घटाना पूछ लेता तो क्या करते, 2i में से 1i घटता तो 1i, ठीक है, और 3 में से 3 घटता तो 0, इसकी कहानी समाप्त। और ये 4 में से -4 घटता तो माइनस प्लस का 8 क्या हो जाता है, ठीक। तो ये भी जानते रहो, इस तरीके से जोड़ और इस तरीके से घटाना भी होता है। गुणा विभाग होता है, गुणा पढ़ाएंगे वहाँ छिटाएगा। अभी हम सदिश और अदिश का गुणन नहीं पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ाएंगे गुणन में आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो वो आगे आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। अभी मैं आपको जोड़ा और घटाना सीखा है। ए बच्चे देखो, अगर बात करें हम दो सदिश, अगर हमको ये मिटा दिया हम जो बात यहाँ थी, दो सदिश अगर हमको बराबर दिखाना है तब, तो दो सदिश बराबर तब आ सकते हैं जब मान लेते हैं पहले सदिश का कंपोनेंट यानी ए वाला क्या है, आई वाला कितना, जैसे ऐसे कराता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। ये मान लेते हैं वेक्टर कोई ए है, वेक्टर ए बराबर, और हमने मान लिया वेक्टर बी बराबर, मान लेते हैं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो ये वेक्टर बराबर तब होंगे क्यों, काम का समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर, हमारे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ये वेक्टर ए और बी बराबर तब होंगे जैसे इसका ये आई का एलिमेंट आई वाले के बराबर हो, जे वाले का एलिमेंट जे वाले के बराबर हो, के वाले का एलिमेंट के बराबर हो। इन्हें हम कह सकते हैं ये वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी तब हो सकता है जब x बराबर a1 और y बराबर b1 और z बराबर c1 हो। इन्हें ऐसे जान सकते हैं कि i वाला i के बराबर होना चाहिए, तो जो उसका अदिश है, और j वाला j के बराबर होना चाहिए, k वाला k के बराबर होना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है, बस ऐसे दे दिया तो बता दे रहे हैं, तो ये मैथ वाले इतना सब जानते ही हैं। अब कुछ मिटा करके तब चीजें बताते हैं। किसी वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है कि वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब यहाँ पर सीखेंगे बच्चे हम कि अब कल वाले बल के बताए ही थे, अगर दो बिंदु दिया है तो दो बिंदुओं की सहायता से कैसे हम वेक्टर बना सकते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो हेडिंग है वो ये है कि एक सदिश की घटक यहाँ पर हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश,
दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। और ये बाकी हमने कल ही बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु हमको दे दिया गया, ऐसे मान लिया, ये मान लिया कि एक कोई बिंदु है हमारा ए है, इसको हमने माना x1 y1 और z1। और कोई दूसरा बिंदु हमारा बी है, इसका दिया है x2 y2 z2। तो इन बिंदुओं को अगर हमको वेक्टर ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? हो जाएगा वेक्टर ए बी बराबर, देखो बस कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। देखो बताते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यानी ऐसे हम अगर कोई दो बिंदु दिया गया रहेगा तो दो बिंदुओं को हम उसको दो बिंदुओं से हम वेक्टर भी बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हमने फार्मूला बता दिया है। अब x1 y1 z1 का जो मान काम करेगा, x2 y2 z2 का जो मान करेगा, रख करके हम आसानी से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे समझते हम लोग। आए बच्चे, चले अब हम लोग आगे समझते हैं जो हम जिसे हम कहते हैं खंड सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र भी कहा जाता है इसको, विभाजन सूत्र। तो अगर हम बात करें बच्चे तो विभाजन सूत्र को हमने क्लास 10th में भी सीखा था, 11th में भी सीखा था। और 10th में केवल हमने अंतः विभाजन समझा था और 11th में हमने अंतः विभाजन बाह्य विभाजन दोनों समझा था। तो अंतः विभाजन बाह्य विभाजन में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा साइन का अंतर होता है बस। देखो अगर इसका करें बच्चे, ये वेक्टर आर बराबर अगर हम निकालना चाहें, इस वेक्टर आर कि कितने पर इसको जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वेक्टर आर बराबर, यहाँ वेक्टर के संबंध में है, वेक्टर आर बराबर हमारा विभाजन सूत्र होता है एम, हम लोग पढ़ते एम बी, एम वेक्टर बी प्लस फिर अनुपात एन वेक्टर ए अपान एम प्लस एन। हम लोग पढ़ते थे कहा, वहां जो है कि हाई स्कूल पढ़ते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ m और n दे दिया गया है, ये हमारा हो गया अंतः विभाजन का सूत्र वेक्टर के संबंध में। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे, अगर इसी की बात करें बाह्य विभाजन के संबंध में, अगर बाहर काटेगा तब उसका भी हम ग्राफ बना देते, तब बाह्य विभाजन बताते हैं, क्या बिना ग्राफ के कम समझ में आएगा। तो हाँ बच्चे, यदि अगर हम बात करें बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन समझिएगा बच्चे ध्यान से। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा वेक्टर आर जो है वो अंदर काट रहा था, यहाँ पर वेक्टर आर हमारा जो है वो कहाँ काट रहा है, बाहर काट रहा है। इसको बढ़ाए जाने पर तब काट रहा है, बाहर काट रहा है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से शो किया है। इसमें बस कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, हो जाएगा वेक्टर आर बराबर एम यानी अनुपात, फिर वेक्टर बी ले लेते हैं, अगला वेक्टर बी माइनस अनुपात एन लिए तो अगला वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए अपान एम माइनस एन। यानी बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य विभाजन में माइनस होगा और अंतः विभाजन में प्लस होगा, और कुछ नहीं है। और एक बात यह है कि किसी वेक्टरों का मध्य बिंदु निकालना, कोई दो वेक्टर दिए रहेंगे या कोई दो पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा इन इसका और इसका, यानी यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर रहेगा कोई ए बी सी, और कहेगा इन बिंदुओं को ज्वाइन करने वाले सदिश का मध्य बिंदु बताइए। तो कोई कठिन कार्य नहीं है, इसका आप सदिश निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 आई, इसी से
इससे निकाल सकते हैं। जब आप निकाल लीजिएगा तो पूरे के बटे कर दीजिएगा 2, मध्य बिंदु का होता है 2, और फिर अलग अलग कर दीजिएगा, आसानी से आपका मध्य बिंदु भी आ जाएगा। देखो अगर हमको बस ए बी का मध्य बिंदु निकालना होता तो हम पूरे के बटे में कर देते क्या 2, और फिर इसको इसके बटे अलग अलग कर देते, इसके बटे भी 2 आ जाता, इसके बटे भी 2 आ जाता, इसके बटे भी 2 आ जाता। यहाँ कोई नंबर रहेगा तो कटे पीटेगा, आसानी से हम मध्य बिंदु का सदिश भी निकाल सकते हैं। तो यानी पर अगर हम बात करें तो जो भी बेसिक जानकारियां थी हमने इसको इसमें बता दिया है। समझिएगा, एक बात बताई गई बातों को मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने ये सीखा कि 2 सदिशों को हम जोड़ेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म से जोड़ेंगे, ठीक है। और सदिशों के योग की यदि बात करें तो क्रम विनिमय नियम को तथा सहचार्य नियम को ये फॉलो करते हैं, और किसी भी सदिश में हम अदिश से गुणा कर सकते हैं, ठीक। किसी भी सदिश को हम अदिश से गुणा कर सकते हैं। और फिर हमने सीखा अदिश घटक तथा सदिश घटक। सदिश घटक कहेगा तो पूरा लेंगे, अदिश घटक कहेगा तो स्केलर क्वांटिटी जो होगी वही हो जाएगी हमारी, बस भाई। उसके बाद हमने सीखा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अभी तक हमने मिटाया नहीं है। यूनिट वेक्टर होता है इकाई बराबर वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालेंगे, जिससे हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और 2 बिंदुओं की सहायता से हम किसी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, हमने ये भी सीखा है, ठीक है। हाँ बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.2 का, पहले क्वेश्चन की तरह निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण मतलब का मैग्नीट्यूड, बस क्या आपने बताया था कल की क्लास में, अंडर में x² + y² + z², ये होता है, बस निकाल देते हैं। तो पहला आपको दिया वेक्टर a बराबर ij के, वेक्टर b बराबर 2i - 7j - 3k, और वेक्टर c बराबर 1/√3 1/√3 j का -1/√3 k का। तो निकाल देते हैं मापांक वेक्टर a बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अंडर में x² + y² + z²। तो बच्चे i का गुणांक जो होता है वो x का काम करता है, तो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 मात्रक। इसको निकालेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। मापांक वेक्टर b बराबर यानी मैग्नीट्यूड बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर में x² + y² + z², 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, हो जाएगा 2 दूना 4, 7 7 49 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 49, और हो जाएगा 9, जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 62, और ये हो गया √62। मात्रक। तीसरा समझते बच्चे ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा मापांक वेक्टर c बराबर अंडर में x² यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस y² यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, माइनस लगा चलिए, ठीक। तो समझिएगा ये बच्चे जब स्क्वायर करेंगे हम, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 1/3। हर समान है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 2 3 3/3, अंडर में 3/3 काट देंगे, 3 1 के 3 3 1 के 3, 1 का वर्गमूल 1, अंडर c बराबर हो गया 1 मात्रक। और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे की यदि बच्चे बात कर आज समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, सेम हो, और सदिश डिफरेंट हो। तो समझे कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, समझो ध्यान से। आपके मन में जो आए उठाकर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, पर समझिए ध्यान से। हमने क्या किया, वेक्टर a बराबर लिख दिया i के
प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, या कुछ भी हमारा जो मन किया हमने लिख दिया। अब वेक्टर दो विभिन्न सदिश का था, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 2 6 रूट 6 आएगा। उसके बाद हमने एक और वेक्टर लिया, बस इन्हें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, नंबर का इधर उधर कर दिया बस। जैसे देखो यहाँ पर हमने कर दिया 2i प्लस जे का प्लस k का, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 6 ही आएगा। तो समझिए आपको जो मन में आए 1 2 3 लिख दीजिए, नंबर का अदला बदली कर दीजिए, ऑटोमेटिक से भाई मैग्नीट्यूड वही रहेगा। फिर हमने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सॉल्व को नहीं दिखाना, बस एग्जांपल देने के लिए बोला था ना, कहा था तो ऐसा लिखिए ताकि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। तो देखो इसका निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी अब प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 2 6 हो जाएगा रूट 6। इसका निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 4 2 6 इसका भी आएगा। यानी आपको जब कहेगा कि दो सदिश लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो बस क्या कहिए एक कोई लिख दीजिए, उसके अंक का अदल बदल कर दीजिए, सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यहाँ पर डायरेक्शन सेम हो। ए बच्चा डायरेक्शन सेम कब होगा जानते हैं? डायरेक्शन सेम तब होता है जब प्लस साइन मतलब साइन सेम होता है। डायरेक्शन सेम तब होता है जब साइन सेम होता है। तो बस आप यहाँ भी कुछ भी लिख दीजिए जो आपके मन में आ जाए। देखो हमने लिख दिया वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी हमने लिख दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इन्हें का डायरेक्शन डिफरेंट, डायरेक्शन सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक, समान सदिश का समान सदिश होता है जब इसका और इसके अभी मैं पढ़ाया था कि समान सदिश तब होते हैं जब इनके गुणांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समान सदिश नहीं, विभिन्न सदिश से डायरेक्शन सेम है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। हाँ नंबर चल भी कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो। तो अभी हमने ये आपको बताया था, इंट्रोडक्शन बताया। मान लेते हैं एक वेक्टर हमको दिया गया है चौथे में, वेक्टर a मान लेते हैं उसको। वेक्टर a बराबर मान लेते हैं कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और फिर हमने माना वेक्टर b हमको दिया है xi कैप प्लस, अभी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि दो वेक्टर समान कब होते हैं, जब उनके गुणांक आपस में क्या होते हैं, यानी x का गुणांक x के साथ नहीं हो, i का गुणांक i वाले के साथ, j का गुणांक j के बराबर होना चाहिए। हम लोग मैथ है तो मैथ वाली भाषा बोलते हैं। ये कब बराबर हो सकता है जब x, यहाँ देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब है x बराबर कितना होना चाहिए 2 और y बराबर कितना होना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे यदि ऐसे लिख देते हैं, यदि वेक्टर a और वेक्टर a बराबर वेक्टर b होगा तो ये बच्चे x बराबर कितना निकल कर आएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमसे x और y का मान पूछा गया था, हमने ये भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर 2 पॉइंट दे दिया है और कहा कि उसका सदिश घटक और अदिश घटक बताइए, तो पहले बात तो हमारे पास वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर होगा तब तो हम बताएंगे। तो पहले पॉइंट से हम वेक्टर बनाएंगे और वेक्टर बनाने के बाद अदिश घटक और सदिश घटक आसानी से हम बता देंगे। तो समझिएगा पॉइंट क्या दिया गया बच्चे, पॉइंट बोलिए तो मान लेते हैं कि ये हमारा a है 2,1 बस। अच्छा b हमको दिया है -5,7। चलो हम बनाते हैं वेक्टर ab। तो वेक्टर ab बराबर बनेगा, अगर हमने फार्मूला नहीं मिटा दिया, अच्छा वेक्टर ab बनेगा बच्चे
इसको हमने माना x1 y1, इसको हमने माना x2 y2, तो होता है x2 माइनस x1 i कैप। तो x2 का काम कौन कर रहा है -5 और x1 का काम कर रहा है -2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 j कैप। तो हो जाएगा हमारा वेक्टर AB बराबर -7 i कैप और प्लस 6 j कैप। अब मैं इसका अदिश घटक और सदिश घटक आसानी से बता सकता हूं। अदिश घटक क्या क्या बनेगा हमारा, अदिश घटक बराबर एक तो बनेगा, इसमें i वाले बनेगा -7, इसमें बनेगा 6 और सदिश घटक सदिश घटक हो जाएगा हमारा -7i कामा 6j का। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें आज सदिश वेक्टर a बराबर i कैप -2 j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप और वेक्टर c बराबर i कैप -6 j कैप -7 k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए मतलब जोड़ दीजिए। ये बच्चे समझिएगा, हम जोड़ेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर। तो अब देखो, या तो आप क्या काम करो, वेक्टर a का मान रखो, फिर प्लस वेक्टर b का मान रखो, प्लस वेक्टर c का मान रखो और फिर जोड़ो। अब देखो ये चीज सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए लागू होता है। अब मैथ तुम अगर 12 तक पढ़ चुके हो और तुम यही छोटी छोटी बातों में अगर कंफ्यूज आ रहे हो तो तुम मैथ कहाँ पढ़े। मैथ वाले डायरेक्ट जोड़ देते हैं, भैया ये सब जोड़ना तो हम पहले से बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। तो जोड़ो फटाक से। देखो 1 आई और ये माइनस का 2 आई और ये प्लस का 1 आई, तो एक देखो 1 और 1 2 प्लस का 2 आई माइनस का 2 आई, प्लस का 2 आई से माइनस का 2 आई कट जाएगा 0, यानी कहानी समाप्त। और देखो माइनस का 2j और प्लस का 4j माइनस का 6j, तो ये दोनों माइनस है। 6 2 8 माइनस के 8 में से प्लस का 4 घट जाएगा माइनस का 4 है। उसके बाद k क्या है क्या, तो 5 1 6 माइनस के 7 में से प्लस का 6 घट जाएगा माइनस का k हो गया वेक्टर। ये सबने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, कह रहा है इसी के डायरेक्शन में जो हम वेक्टर a दे रहा है, अनुदिश मतलब इसी के दिशा में। देखो i कैप माइनस 2 अच्छा सॉरी हाँ प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। कहा था एक सदिश हम ऐसे दे दिया वेक्टर है, अब एक दिशा में की और सदिश बताओ, यानी कि अनुदिश मतलब उसी के दिशा में, और मात्रक सदिश बताओ, यानी एक ऐसा सदिश यहीं के दिशा में लिखा जयकर मैग्नीट्यूड 1 रहा है। मात्रक सदिश मतलब 1 रहा है, यानी यहां पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, 1 कैप। मैंने कहा था ना मात्रक सदिश 1 कैप निकालना है, तो 1 कैप बराबर हमारा होता है वेक्टर a अपान मापांक वेक्टर a। तो वेक्टर a हमारे पास ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सबसे पहले कहाँ निकालना पड़ेगा, मापांक निकालेंगे। मापांक वेक्टर a बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने पढ़ा है। x का मान 1, y का मान 1, z का मान 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 6। तो वेक्टर a बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 6। अब हमको मात्रक सदिश निकालना कोई कठिन कार्य नहीं, लिख देंगे मापांक वेक्टर a बराबर अंडर रूट 6 जो वेक्टर है तो आप वेक्टर कर दीजिए। अरे हो युवा मैग्नीट्यूड निकाल से नहीं पहुंच जान का तो यहाँ समझेगा, ये हो जाएगा मापांक वेक्टर a सॉरी वेक्टर a अपान मापांक वेक्टर a। वैल्यू रख देते हैं हम लोग
ए कैप बराबर हमारा बनेगा, इसका दिया हमको वेक्टर ए का मान तो है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब पूरे के अपान इसका मान कितना है √6, सबको अलग अलग कर देंगे। ए कैप बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 अपान √6 आई कैप, और यहाँ भी 1 है तो 1 अपान √6 जे कैप और प्लस 2 अपान √6 के कैप। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है, जो हमने उसी के डायरेक्शन में निकाला है, तो साइन सेम है। साथ ही साथ अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। सदिश PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी PQ के अनुदिश यानी PQ के दिशा में, यानी साइन सेम रहना चाहिए। PQ के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, जहां बिंदु P और Q एक यानी क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। तो पहली बात तो किसी का मात्रक सदिश निकालने के लिए वैसा एक सदिश हमारे पास होना चाहिए। तो अभी हमारे पास सदिश नहीं है, पॉइंट दिया है, तो पॉइंट की मदद से सदिश पता करेंगे, सदिश की मदद से उस सदिश का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, फिर उसका कैप निकाल देंगे। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। तो हमको P पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। P बोलो बच्चे कितना दिया गया है? 1 2 3, और Q कितना दिया गया है? 4 5 6। चलिए अब हम निकालेंगे वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ क्या होगा हमारा? x2 माइनस x1 आई कैप और प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। x1 y1 z1 x2 y2 z2, 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो ये बनेगा हमारा वेक्टर PQ बराबर 4 में से 1 घटा तो 3, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसके अनुदिश हमारे पास एक सदिश आ गई। अब इसी सदिश के अनुदिश यानी इसी के दिशा में, यानी साइन सेम रहे, और मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे, यानी इसका यानी हमको क्या निकालना है PQ कैप। अब PQ कैप बराबर क्या बनेगा? वेक्टर PQ अपान मैग्नीट्यूड PQ। तो हमारे पास PQ है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यानी PQ का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z²। x का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर y का भी मान 3 का स्क्वायर, फिर इसका भी मान 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा मापांक वेक्टर PQ बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया? वर्गमूल निकाल देंगे, हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 मात्रक। चलिए अब हम निकालेंगे वेक्टर PQ कैप। तो हो जाएगा वेक्टर PQ अपान मापांक वेक्टर PQ, वैल्यू रख देते हैं सबका। तो PQ हमको दिया है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपान इसका कितना है 3 अंडर रूट 3। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 3 आई कैप 3 अपान 3 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 3 अपान 3 अंडर रूट 3 जे कैप और प्लस 3 अपान 3 अंडर रूट 3 के कैप। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। ये आपका बन जाएगा 1 अपान अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 जे कैप प्लस
1/√3 k कैप, ये हमारा हो गया मात्रक सदिश जो हमारे दिए गए सदिश की अनुदिश है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।